तो क्लास कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका कैलविन में। मैं हूं विनीत, आपके सामने हाजिर हूं लेकर आपके सैंपल क्वेश्चन पेपर का थर्ड पार्ट यानी सेक्शन सी। अगर आपने अभी तक सेक्शन बी और सेक्शन ए नहीं देखा है तो भाई क्या कर रहे हो तुम, क्या चाहते हैं आप। जाके देख के आइए, तभी तो आगे की चीज समझ में आएगी कि एमसीक्यू के बाद शॉर्ट आंसर और अब मतलब वेरी शॉर्ट के बाद शॉर्ट आंसर। सेक्शन सी जिसके अंदर 25 से 29 क्वेश्चन है, 25 से मार्क्स से लेकर 29 तक है। शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 मार्क के हिसाब से लिखना है। सब कुछ नहीं लिखना, कुछ पॉइंट्स लिखने हैं जो आपके इंक्लूडेड होने चाहिए। इसी बात पे पहला सवाल आता है आपके सामने। प्रोवाइड एविडेंस टू सपोर्ट द क्लेम दैट प्रिंट कल्चर हैड अ सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन द सोशल लाइव्स ऑफ वुमेन इन इंडिया, वुमेन्स इन इंडिया। देखिए, हम सभी को पता है जो प्रिंट कल्चर है उसका बहुत बेहतरीन इंपैक्ट रहा इंडिया पर और पूरे वर्ल्ड पर, नॉट इन इंडिया, ऑन ऑल द वर्ल्ड। बट हम इंडिया के कंटेक्स्ट में क्यों कह रहे हैं। देखिए, इंडिया के अंदर जो विमेंस थी उनको पढ़ने की इजाजत नहीं थी पहले, ठीक है। अब जब बुक्स आने लगी तो वो चोरी छुपे पढ़ने लगी और कहीं ना कहीं एक सोशल रिफॉर्म्स आए जहां पर ये कहा जाने लगा कि विमेंस को पढ़ने देना चाहिए। जब विमेंस ने पढ़ना स्टार्ट किया तो उन्होंने अपनी व्यथा बतानी स्टार्ट करी कि उनके अंदर की जो व्यथा है वो कैसे, मतलब वो कैसे विरह वेदना निकलेगी। अब इंग्लिश ने इतनी अच्छी हिंदी बोली तो इंग्लिश के अंदर चलिए समझते हैं। जो राइज है प्रिंट कल्चर का वो 19th सेंचुरीज के अंदर एक क्रूशल रोल था, जहाँ पे सोशल लाइफ जो वुमेन्स की थी वहाँ पे अवेकनिंग हुई। जो प्रिंटिंग प्रेस थी उन्होंने वुमेन्स को एक्सेस दिया, इन्फॉर्मेशन का, नॉलेज दी, आइडियाज दी जो पहले इनएक्सेसिबल थे। जो मैंने आपकी बात की, वुमेन्स मैगजीन, न्यूज़पेपर, बुक्स प्रोवाइड करते थे एक प्लेटफॉर्म को जहाँ पे वुमेन्स एक्सप्रेस कर पाते थे अपने व्यूज, आइडियाज, ओपिनियंस को, सोशल इश्यूज को जैसे एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, वुमेन्स राइट्स एंड सोशल रिफॉर्म्स। जो मैंने आपको बताया कि विरह वेदना जो दुख था, दर्द था, या जो उनके थॉट प्रोसेस थे उसको वो स्टैब्लिश कर पाए, उसको एक्सप्रेस कर पाए। लिबरल हस्बैंड और फादर्स ने अपनी बेटियों को पढ़ाना चालू करा, स्कूल भेजना चालू करा। ईस्ट बंगाल के अंदर राज सुंदरी देवी एक यंग मैरिड गर्ल एक ऑर्थोडॉक्स फैमिली से थी। उन्होंने पढ़ा, छुप के मतलब किचन में जा के चोरी से पढ़ना सीखा और उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी अमार जीवन 1876 के अंदर, जो पहली फुल लेंथ ऑटोबायोग्राफी थी जो बंगाली लैंग्वेज में पब्लिश हुई। जो बंगाली विमन थी जैसे कैलाश बाशिनी देवी, उन्होंने किताब लिखी जो हाईलाइट कर रही थी एक्सपीरियंस वुमेन्स के अबाउट हाउ वुमेन आर इम्प्रिजन्ड एट होम, की घरों के अंदर महिलाओं को किस तरीके से बंदी मतलब बंद करके रखा है, ठीक है, kept in ignorance, forced to do hard domestic labor and treated unjust by their family। देखिए, जैसे इंसान को बंदी बना लिया जाता है वैसे ही महिलाओं को बंदी बनाकर एक तरीके से उनसे घर के कोरस का मतलब काम कराए जाने लगे थे, ठीक है, और उनको एक तरीके से मजदूरों की तरह ट्रीट किया जा रहा है। महाराष्ट्र के अंदर ताराबाई शिंदे थी, पंडित रमाबाई थी जिन्होंने पैशनेट एंगर लिखा, मतलब गुस्सा बताया जो मिजरेबल लाइफ थी प्रकाश सिंधु वुमेन्स की, खासकर विडोज की, यानी जो आपकी विधवा महिलाएं थी उनकी जिंदगी कैसे नर्क हुई हुई थी। तमिल के अंदर नॉवल एक्सप्रेस किए गए वुमेन्स को जो उन्होंने कन्फाइम सोशल रेवोल्यूशंस की बात करी। बहुत सारे रीजन थे, माय वर्ल्ड इज स्मॉल, मोर देन हाफ माय लाइफ हैप्पीनेस हैज कम फ्रॉम बुक्स, ठीक है। बहुत सारी महिलाओं ने कहा कि भाई हमारी छोटी सी जिंदगी के अंदर सारी खुशियां किताबें लेके आई। इसी वजह से जो प्रिंट कल्चर था उसने एक सोशल कंसाइसनेस और कंट्रीब्यूट किया कि महिलाएं आगे बढ़ें, उनको अधिकार मिले और वो और तरीके से एम्पावर होते चले गए मेरे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब 26 क्वेश्चन दो पार्ट में डिवाइड है, कोई सा भी आप कर सकते हैं, हम दोनों करेंगे। पहला सवाल है अर्बन अर्बन एरिया। देखो स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, स्टेटमेंट के हिसाब से समझें। अर्बन एरिया के अंदर है, पहला ध्यान रखना, जो वर्किंग कर रहा है एक स्मॉल फैक्ट्री, ठीक है भाई, वॉज नॉट पेड, अरे पेड नहीं मिल, पैसा नहीं मिल रहा है। ही वॉज फोर्स एक्स्ट्रा आवर, यहाँ पर तो इसका सर सोशल एक्सप्लॉयटेशन भी हो रहा है बेटा, एक्स्ट्रा आवर्स। पुअर वर्किंग कंडीशन, सर ये पता चल गया ये केस कौन सा है, ये है अनऑर्गेनाइज सेक्टर का केस। किसका केस है बेटा, हेलो आगे वैसे भी, अरे सर अनऑर्गेनाइज सेक्टर तो ऊपर ही पता चल गया था, नीचे तो नीचे क्या करना है, नीचे बस क्वेश्चन देखना है यार। एनालाइज द रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन प्रोटेक्टिंग द वर्कर वर्किंग इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, बस। तेरे ऊपर कहानी ऐसे ही थी। अगर तुम बोर हो जाओ तो पेपर के अंदर तुम्हारा कहानी का भी इंतजाम किया गया है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करते हैं, चलिए देखिए। जो फॉलोइंग कुछ वेजेस है अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो प्रोटेक्ट किए जाते हैं गवर्नमेंट से। जो स्मॉल फैक्ट्री थी मस्ट बी रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट एंड हैव टू फॉलो इट्स रूल्स। देखिए अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर ना सैलरी फिक्स होती है ना वर्किंग आवर एक्सप्लॉयटेशन होता है, ठीक है। अब गवर्नमेंट को क्या चाहिए, पहले तो वेजेस फिक्स करे, यानी मिनिमम वेजेस एक्ट जो है उसकी बात करता है।
उनको रजिस्टर कराए, जिसके अंदर एक्ट रजिस्टर की बात की गई है, सच एज ए फैक्ट्रीज एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट जो हमने बात करी, पेमेंट ग्रेच्युटी एक्ट, शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के तहत अपने आप को रजिस्टर कराए और इसके हिसाब से काम करें। सेकंड, जो गवर्नमेंट है वो लोन दे सकते हैं अनएम्प्लॉयड एजुकेटेड यूथ को, ताकि वो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सके। ठीक है, आत्मनिर्भर भारत मतलब सस्ते दामों पे लोन देना ताकि लोग अपना काम स्टार्ट कर सके। जो वर्कर्स है उन्होंने सपोज टू गेट मेडिकल बेनिफिट्स मिले अंडर लॉज। जो फैक्ट्री मैनेजर हैज टू इंश्योर फैसिलिटी जैसे ड्रिंकिंग वाटर और सेफ वर्किंग कंडीशन, ये सब किसका काम है कि सेफ वर्किंग कंडीशन रहे। ठीक है, पानी साफ मिले। ठीक है, सेम वर्किंग कंडीशन है बेटा, ये सब किसका काम है? ये सब काम है उस ऑनर का जो वहां पे काम करा रहा। क्लियर? अब नेक्स्ट है मिस्टर पवन एक विलेज के अंदर वांटेड क्रिएट मोर अपॉर्चुनिटीज बनाते हैं। ठीक है, मनरेगा के तहत कुछ 3 एक्टिविटीज होता है जो मिस्टर पवन इनिशिएट कर सकते हैं गाँव में। देखो, मनरेगा के तहत आपको लगभग 100 दिन का रोजगार मिलता है। कितना? 100 दिन का, 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट मिलता है। अब इसके अंदर क्या काम हो सकता है, यही काम पूछा गया। देखो, गांव के अंदर क्या काम हो सकता है सर? आपको सर गांव के अंदर कुएं बनाना, रोड बनाना, ठीक है, पशुपालन, पशुचारण, ठीक है, बिजली के खंभे गाड़ना, ये सब हो सकता है। तो देख, मनरेगा के तहत कुछ इंक्रीज होती है इनकम की जो गांव में रहते हैं। मनरेगा एम्प्लॉयमेंट देती है रूरल हाउस होल्ड को, और कुछ एक्टिविटीज हैं जैसे क्लीनिंग द लेक एंड पॉन्ड, तालाब की सफाई करना, जैसे क्लीनिंग और मेंटेनिंग वाटर बॉडी जैसे लेक एंड पॉन्ड। एक तो पानी की क्वालिटी बढ़ाएंगे और साथ ही साथ इरिगेशन पर्पस में भी यूज होगा। इसकी वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी जो इंक्रीज करेगा फार्मर्स इनकम। साथ ही साथ जब क्लीन करेंगे तो वो एम्प्लॉयमेंट भी देगा लोकल पीपल को, यानी अगर आप उसको सफाई करोगे तो सफाई करने के अंदर जो लोग लगेंगे उनको पैसा भी मिल जाएगा। जब वो लोग साफ कर देंगे पानी को तो बेटा पीने के लिए पानी भी आ गया और खेती के लिए पानी भी आ गया। आह वाह 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 वाह, विलेज का रोड, अरे रोड बनवाओ यार, गांव के अंदर रोड बन रहे हैं, अब कनेक्टिविटी आसान हो जाएगी। देखो, गांव का भी फायदा हो रहा है, उनका भी फायदा हो रहा है। ठीक है, मेकिंग इजी कर दिया है ताकि ट्रांसपोर्ट कर सके, जिसकी वजह से इंक्रीज हो सकती है इकोनॉमिक एक्टिविटी गांव में, और मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, बूस्ट करेंगे कि हाँ भाई हम तो काम कर रहे हैं। दूसरा है मिल्क सोसाइटी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, छोटे छोटे काम जैसे पशुपालन, ठीक है, दुग्ध उत्पादन, ये काम कर सकते हैं, जिसकी वजह से कॉर्पोरेटिव मिल्क सोसाइटी प्रोवाइड कर सकती है प्लेटफॉर्म कि लोकल डेयरी फार्मर्स एक साथ आए और अपना जो दूध है और जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, उनको बेचें, इनकम बढ़ जाएगी। साथ ही साथ स्टैब्लिश कर सकते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा देगा, जैसे दिए बनाना, ठीक है, शुगर मिल फैक्ट्री स्टैब्लिश कर सकते हैं कॉर्पोरेटिव सोसाइटी बनके, ठीक है, पंखे बनाना, चटाई, ये सारे काम जो बहुत मतलब आसपास 5-10 लोग मिलके कर सकते हैं, पशुपालन, ठीक है, पोल्ट्री फार्मिंग, ये सारे, ठीक है, इट कैन फर्दर कंट्रीब्यूट टू इंक्रीजिंग इन द इनकम ऑफ द पीपल, और इससे क्या बन जाएगा, इनकम बढ़ जाएगी। ठीक है, कंस्ट्रक्शन वर्क्स जैसे जो कंस्ट्रक्शन है हाउस के, कम्युनिटी सेंटर के, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के, वहां पर एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है। अब इससे क्या हो जाएगा, एक तो जो काम हो रहा है वो बूस्ट हो जाएगा, यानी वो तेजी से होगा। दूसरा, साथ ही साथ उन लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिल जाएगी जो वहां पर काम कर रहे। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर के बूस्ट टू द इंडस्ट्रियल सेक्टर। ये इंडस्ट्रियल सेक्टर को बूस्ट देता है एग्रीकल्चर सेक्टर, बिल्कुल देता है, क्यों नहीं देगा, काहे नहीं देगा भाई। एग्रीकल्चर सेक्टर ही तो है जो इंडस्ट्रियल सेक्टर को बूस्ट देने के लिए उसको पहले तो भैया रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराएगा। इंडस्ट्रियल सेक्टर को रॉ मटेरियल प्रोवाइड हो गया तो भैया जो मशीन बनाएगा वो इसके भी काम आएगी। दोनों डिपेंडेंट है, जैसे देखते रॉ मटेरियल सप्लाई, एग्रीकल्चर एक सिग्निफिकेंट सोर्स है रॉ मटेरियल जो हमने अभी बात करी बेटे, फॉर वेरियस इंडस्ट्रीज, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स के लिए, टेक्सटाइल के लिए, पेपर के। इस इंस्टेंस के अंदर कॉटन इंडस्ट्रीज रिलाई करती है कि कॉटन उगेगा तभी तो हम काम करेंगे। साथ फूड प्रोसेसिंग जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो वेजिटेबल, फ्रूट्स, इनके ऊपर डिपेंड रहती है कि भैया जब आएंगे तभी तो, जैसे चिप्स आलू पे डिपेंडेंट है ना भाई, तो आलू नहीं होगा तो काहे से चिप बनाओगे बे। 10 एक हेल्दी एग्रीकल्चर सेक्टर इंश्योर करता है कि सप्लाई, फूड सप्लाई चलती रहे, जो एक बूस्ट करता है प्रोडक्टिविटी और ग्रोथ को। नेक्स्ट, मार्केट एक्सपेंशन। एग्रीकल्चर प्रोवाइड करता है बहुत बड़ी मार्केट इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के लिए, जैसे एग्रीकल्चर मशीन जो मैंने आपको बताया, मशीन्स बनेंगी, मशीन भी तो यूज होती है, ट्रैक्टर, थ्रेशर, ठीक है, HYV सीड्स, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स, ठीक है, मोटर पंप, मोटर सेट्स, ये सब कहाँ, यही तो यूज होगा। ट्रैक्टर, टिलर्स, हार्वेस्टर्स, डिमांड बढ़ती है स्टील, प्लास्टिक और रबर की। मोर ओवर द ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इंक्रीज द परचेजिंग पावर ऑफ फार्मर्स। अब देखो क्या है भाई,
जैसे जैसे परचेसिंग पावर बढ़ी, यानी खेती बढ़ी, अब ये खेती बढ़ा रहे हैं भैया, पैसा बहुत आ रहा है, अब पैसा आ रहा तो और ज्यादा खेती करेंगे ना, सामान खरीदिए, ट्रैक्टर खरीदिए, थ्रेसर खरीदिए। अब भैया जैसे जैसे पैसा बढ़ रहा है वैसे वैसे हम सामान भी खरीदेंगे, तो क्या होगा, फैक्ट्री के अंदर जो आउटपुट है वो भी बढ़ता चला जाएगा मेरे बच्चे। जो सिग्निफिकेंट कंज्यूमर बन जाते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, जैसे कंज्यूमर गुड्स, ऑटोमोबाइल्स और अप्लायंसेस, ये सारी चीजें हम खरीद लेते हैं। नेक्स्ट, एम्प्लॉयमेंट, भैया रोजगार मिलेगा। एग्रीकल्चर एक लेबर इंटेंसिव सेक्टर है जिसमें लेबर एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा मिलता है इंडिया को। एक हेल्थी एग्रीकल्चर सेक्टर इंक्रीज कर देगा इनकम लेवल्स, एक तो पैसा बढ़ा देगा फार्मर्स के, साथ ही साथ जो एग्रीकल्चर वर्कर्स हैं कैन क्रिएट अ डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, वो डिमांड भी ज़्यादा करेंगे कि भैया हमें चीज़ें भी ज़्यादा चाहिए। क्यों, अब शिफ्ट हो रहा है, जो मॉडर्न फार्मिंग की तरफ जब शिफ्ट होगा तो जो एग्रीकल्चर लेबर होगी वो भी धीरे धीरे एडवांस होटमेंट के अंदर आती जाएगी। एडिशनली साथ ही साथ एग्रीकल्चर रिलेटेड इंडस्ट्री जैसे फूड प्रोसेसिंग, एग्रोकेमिकल्स, बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। क्यों, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, रॉ मटेरियल बढ़ रहा है तो इंडस्ट्रीज बढ़ेगी। अब हमें फर्टिलाइजर भी ज़्यादा चाहिए, फर्टिलाइजर ज़्यादा चाहिए तो फैक्ट्री के अंदर रॉ मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल की आपको खेती करनी पड़ेगी, खेती के बाद आपको मजदूर भी चाहिए, तो आप धीरे धीरे बढ़ाते चले जाओगे। यानी दोनों तरफ से, दोनों तरफ, यानी हमारे तो दोनों हाथ में लड्डू हो जाएगा, इट मीन्स दोनों ही सेक्टर बढ़ते चले जाएंगे। Thus a robust agriculture sector can help to reduce employment, इससे अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाएगा, पॉवर्टी खत्म हो जाएगी, और जो मेजर चैलेंज है। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है प्रोवाइड 3 लिस्ट देता है, डिस्ट्रीब्यूट द लेजिस्लेटिव पावर, ठीक है, 3 is to distribute the state any 2 subjects that are included in the union list, in which list the subject education is included by। अब देखो बड़ा आसान सा टॉपिक, हम सभी जानते हैं देयर आर 3 लिस्ट, यूनियन, स्टेट, ठीक है, और कॉन्करेंट। यूनियन लिस्ट के अंदर क्या आता है, आपका बैंकिंग आता है, आर्मी आएगा, ठीक है, डिफेंस आएगा, ये सब आता है। स्टेट में पुलिस आती है, एग्रीकल्चर आता है। कॉन्करेंट के अंदर एजुकेशन आती है, क्योंकि दोनों का सब पार्ट है, दोनों का सब पार्ट है, स्टेट और सेंटर दोनों इसके ऊपर काम कर सकते हैं। इसमें यही पूछा है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 3 फोल्ड है, स्टेट, यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट। जो सब्जेक्ट्स हैं यूनियन लिस्ट में बहुत सारे हैं, जो जिसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट कानून बना सकते हैं, जैसे डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, रेलवे, पोस्ट, सेंसस, कॉपीराइट्स, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क्स। अब जो एजुकेशन है वो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, क्योंकि दोनों ही कानून बना सकते हैं, मेक द लॉज। जो कॉन्करेंट लिस्ट है कंटेन सब्जेक्टेड दैट आर कॉमन इंटरेस्ट, जो कॉमन इंटरेस्ट है यूनियन के भी और स्टेट के भी। स्टेट को लगता है कि नहीं, हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर कुछ चीजें अलग होनी चाहिए, क्योंकि हमारा थोड़ी सी हिस्ट्री अलग है, तो इस वजह से हमने उनको कानून दे रखा है नीचे। नेक्स्ट, अब आता है 29वां टेबल है, चलो कंपेयर करना है टर्शरी सेकेंडरी परसेंटेज के हिसाब से, ठीक है, सेक्टर शेयर ऑफ सेक्टर्स इन जीडीपी और एम्प्लॉयमेंट। देखो 1970-78 में टर्शरी सेक्टर 18% एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, लेकिन अब 31, सेकेंडरी पहले 11 दे रहा था 25, प्राइमरी पहले 71 दे रहा था 44, लेकिन अब भी सबसे ज्यादा है। जीडीपी में योगदान देखते हैं, पहले 50 था, अब 68 हो गया, 18%, अब 10, पहले 10 था फिर 21, 11%, प्राइमरी पहले 40 था, अब 11%, यानी अब ये कम हो चुका है। चलिए रिमार्केबल फैक्ट है इंडिया का, व्हाइल देयर हैज बीन अ चेंज ऑफ शेयर ऑफ द जीडीपी में शेयर चेंज हुआ है, लेकिन ठीक है एम्प्लॉयमेंट में चेंज नहीं। मतलब जीडीपी के अंदर टर्शरी सेक्टर बहुत आगे ले गया, लेकिन एम्प्लॉयमेंट में उतना नहीं लेके आ पाए, एम्प्लॉयमेंट में अभी भी शिफ्ट नहीं हुआ है। इसका रीजन है डिसगाइज एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। व्हाई डिडंट सिमिलर शिफ्ट क्यों नहीं हुआ, अपना आंसर जस्टिफाई कीजिए। क्योंकि बच्चा स्टिल इंडिया एक एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, और इंडिया में अभी भी एग्रीकल्चर पे बहुत ज्यादा चीजें डिपेंडेंट है मेरे बच्चे। पहला, इनसफिशिएंट जॉब क्रिएशन इन द सेकेंडरी टर्शरी सेक्टर, टर्शरी और सेकेंडरी सेक्टर के अंदर इतनी जॉब्स नहीं है जितनी होनी चाहिए। जो प्राइमरी रीजन है, लिमिटेड शिफ्ट है एम्प्लॉयमेंट का, प्राइमरी सेक्टर के अंदर जो फेल हो रहे हैं, एजुकेट नंबर में अंदर जॉब नहीं आ रही ट्रेड सेक्टर के अंदर। जो ग्रोथ है इंडस्ट्रियल आउटपुट की, सर्विस सेक्टर प्रोडक्शन बहुत सिग्निफिकेंट है, लेकिन जो कॉरेस्पॉन्डिंग इंक्रीज है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज वो धीरे धीरे मतलब वो स्लो है, जितनी हमें जॉब चाहिए उतनी नहीं है इन कंपैरिजन, और ये धीरे धीरे शिफ्ट आएगा, ठीक है, अचानक से शिफ्ट नहीं आ सकता, धीरे धीरे शिफ्ट आएगा। दूसरा, अंडर एम्प्लॉयमेंट, एग्रीकल्चर सेक्टर में अंडर एम्प्लॉयमेंट है, जो आपको बताया डिस्गाइज भी होता है। प्राइमरी सेक्टर पर्टिकुलरली एग्रीकल्चर जो है वो सफर करता है अंडर एम्प्लॉयमेंट, जहां ज्यादा लोग काम कर रहे हैं जितनी जरूरत है उससे ज्यादा, और फिर इंडिविजुअल, और अगर आउट एग्रीकल्चर इट डज नॉट सिग्निफिकेंटली अफेक्ट द प्रोडक्शन। और अगर उन लोगों को हटा भी दिया जाए तब भी स्टिल उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा,
यही डिस्गाइज कहती है मेरे बच्चे अनएम्प्लॉयमेंट। ये इंडिकेट करता है कि जो वर्कर्स एग्रीकल्चर सेक्टर में उनको पूरा इस्तेमाल नहीं, फुल्ली यूटिलाइज नहीं हो रहा, जिसकी वजह से प्रोडक्शन लेवल पे भी इम्पैक्ट आ रहा है और प्रोडक्टिविटी भी कम हो रही है। मतलब जहां पर जिस वक्त की जरूरत नहीं है अगर उसको वहां से हटा दिया जाए तो इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा प्रोडक्शन में, उसको हम कहीं और लगा दें तो बेटा वो वहां पर ज्यादा अच्छा काम कर पाएगा। थर्ड है शेयर जो सेक्टर से एम्प्लॉयमेंट के इंडस्ट्रियल आउटपुट के और द प्रोडक्शन गुड्स वेंट अप मोर देन 9 टाइम्स बढ़ गए हैं, एम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्री के अंदर 3 टाइम्स। जो सेम अप्लाई करता है टर्शरी सेक्टर का साथ, जबकि जो प्रोडक्शन है सर्विस सेक्टर का वो 14 टाइम बढ़ा है, 14 टाइम्स बढ़ा है। एम्प्लॉयमेंट सेक्टर भी 5 टाइम बढ़ा है। इसके रिजल्ट में मोर देन हाफ ऑफ द वर्कर इन द कंट्री आर वर्किंग इन द प्राइमरी सेक्टर। आधे से ज्यादा वर्कर कहाँ काम कर रहे हैं? प्राइमरी सेक्टर में, ठीक है। मैं खासकर एग्रीकल्चर में जो 1/6 है जीडीपी का। इसके उलट जो सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर है वो रेस्ट ऑफ द प्रोड्यूस वेयर द कंप्लॉय लेस एंड हाफ द पीपल, वहां पर बाकी सारा प्रोडक्शन हुआ, जीडीपी का मैक्सिमम अमाउंट सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर से जा रहा है, बट एम्प्लॉयमेंट रोजगार वो कम दे रहे हैं। सीधी सी बात है बेटा, प्राइमरी सेक्टर पैसा कम दे रहा है लेकिन रोजगार बहुत दे रहा है क्योंकि डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट है। लेकिन सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर प्रोडक्शन ज्यादा दे रहे हैं और एम्प्लॉयमेंट कम दे रहे हैं, बिकॉज वहां पर जितनी नीड है उतना ही काम करा रहे हैं। तो गाइज यहाँ पर होता है हमारा सेक्शन सी भी खत्म। आई होप आपको पसंद आया होगा। सीबीएसई का पेपर है, सीबीएसई की मार्किंग स्कीम है और जो हिसाब से चले। तो मिलते हैं आपसे अगली ही क्लास के अंदर, अगली वीडियो के अंदर। तब तक लोगों के टाटा बाय बाय, चेक के लव यू टू।